एवीएन एजुकेशन हब जो अकबर स्कूल का चैनल है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएसटी क्लास 10th इतिहास हम पढ़ रहे हैं और लेसन 1। बच्चों, हमने पिछले ऑनलाइन क्लास के बाद उसमें महाजनपदों के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था किस प्रकार बिंबुसार से लेकर नंदवंश का शासन मगध पर आ गया। मैंने बताया था मगध सत्ता का केंद्र था मगध, और मगध पर जो शासन था वो नंद राजाओं का शासन था। नंदवंश के राजा थे, वो शासन करते थे। इसी क्रम में नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद का मगध पर शासन था। घनानंद मगध पर शासन था। इसी क्रम में कहते हैं कि मगध में एक बार नंद वंश के राजा घनानंद ने एक ब्राह्मणों की सभा बुलाई थी और सभी योग्य ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। तो वहीं विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य उर्फ कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ये ब्राह्मण भी उस सभा में गया था। तो अपनी कहते हैं, भाई बच्चों इसे देखा तो नहीं, तो बताते हैं वो थोड़ा सा शक्ल अच्छी नहीं होगी, थोड़े रंग में सांवले होंगे। ऐसी स्थिति में घनानंद ने उनका काफी अपमान किया और अपमान करके उनको मगध से विदा किया। तभी कहते हैं चाणक्य ने कसम खाई थी कि वो नंद वंश का अंत कर देगा। और इसी क्रम में उसने एक राजा की तलाश की, ऐसा राजा जिसमें राजा के सारे गुण मौजूद हों। ऐसे राजा की उन्होंने तलाश की जिसमें राजा के सारे गुण मौजूद हों। और उसी समय कहते हैं कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और ये मौर्य वंश का था। इसलिए भारत में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हिंदुस्तान में हो गई। और चाणक्य ने पाया कि चंद्रगुप्त में एक राजा के सारे गुण विद्यमान है, और उसे एक सेना इकट्ठी की और नंद वंश पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके उस आक्रमण को घनानंद झेल नहीं सका और भारत में नंद वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हुई भारत में, जिसे मौर्य वंश कहते हैं। मौर्य वंश का सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहते हैं बच्चों, बहुत योग्य शासक था। एक शासक के सारे गुण उसमें मौजूद थे और उसने मगध के सिंहासन को आगे बढ़ाया और राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का प्रधानमंत्री चाणक्य को बना दिया। और उसके सहयोग से
मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तभी कहते हैं उसी के राज में मेगस्थनीज था, और मेगस्थनीज सेल्यूकस ने उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। उसे एक पुस्तक लिखी थी जिसे इंडिका कहते हैं। उस पुस्तक का नाम सेल्यूकस निकेटर वो व्यक्ति था। जब सिकंदर भारत से गया तो अपने जीते हुए क्षेत्रों पर सेल्यूकस निकेटर को दे गया था। और जब स्वाभाविक था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया तो उस समय सेल्यूकस से उसका युद्ध होना अनिवार्य था। और दोनों में युद्ध हुआ भी, और युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया। और उसने अपनी बेटी, यानी कहते हैं कि सेल्यूकस से संधि कर ली और अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही इस किताब में 10th में दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। कहते हैं बिंदुसार एक कमजोर शासक था। बिंदुसार एक कमजोर शासक था कड़ी में। और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक बहुत शक्तिशाली और मजबूत शासक हुआ, जिसे सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, जिसे भारत में मगध के सिंहासन को खूब मजबूत किया। इतिहासकार कहते हैं कभी कभी अगर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच में बिंदुसार नहीं होता तो शायद मौर्य शासन बहुत आगे बढ़ता। तो बिंदुसार के बारे में ज़्यादा नहीं है। बिंदुसार शांतिपूर्ण तरीके से उसने शासन किया। और तभी बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक मगध का शासक बना। अशोक के बारे में कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कुछ, कि बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करता था। बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करता था। 99 भाइयों की हत्या करके, कुछ भाई होंगे, कुछ अपने रिश्तेदार, उनकी हत्या करके अशोक ने मगध का सिंहासन हासिल किया था। मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे बिंदुसार हो, लगभग हिंदुस्तान को जीत लिया था। एक राज्य था जो ना तो उसे चंद्रगुप्त जीत सका ना ही बिंदुसार जीत सका, उसका नाम था कलिंग। कलिंग युद्ध इतिहास में काफ़ी चर्चा का विषय है, जिसे अशोक के एक क्रूर और खतरनाक शासक के जीवन को बदल दिया। और कलिंग आधुनिक उड़ीसा जो राज्य हमारा, उसका जो आसपास का क्षेत्र है और उड़ीसा क्षेत्र, उसे कलिंग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों बताते हैं कि अशोक जैसे ही सम्राट बना तो उसके जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे, जो उसके सलाह देने वाले थे, उन्होंने यही कहा कि भाई हमारे जो मौर्य साम्राज्य के बीच में एक जो नाग का प्रश्न बना हुआ है, ये है कलिंग, जिसको आज तक कोई भी मौर्य सम्राट नहीं जीत पाया है। तो कहते हैं अशोक ने विशाल सेना इकट्ठी की, आसपास के राजाओं से मदद मांगकर उसके अधीन जो सेना इकट्ठी करके उसने कलिंग पर आक्रमण करने की योजना बना ली। और एक समय ऐसा भी आया कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और कलिंग पर जब आक्रमण किया तो कलिंग बहुत उस समय मजबूत शासक था। कलिंग जो राज्य था उस समय बहुत ही मजबूत था और किसी भी मौर्य सम्राट की हिम्मत नहीं हुई कि वो
कलिंग के शासन को, कलिंग के शासन पर आक्रमण कर सके। अशोक ने सेना लेकर कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कहते हैं बड़े कठिन उससे युद्ध हुआ और युद्ध के अंतिम क्षणों में अशोक की सेना ने कलिंग के राजा को परास्त करके कलिंग युद्ध जीत लिया। युद्ध तो अशोक जीत गया, लेकिन जैसे ही वो उसके सेनापति उसके विश्वास पात्र लोग पहुंचे कि हम कलिंग जीत चुके हैं, जैसे युद्ध भूमि में पहुंचा उसने मरने वालों की आवाज़ सुनी। किसी का भाई मरा युद्ध में, किसी की पति मरा, तो किसी का ससुर मरा। तो लोगों के चीख पुकार सुनकर जैसे अशोक युद्ध भूमि में गया, उसका दिल बदल गया और उसने भविष्य में कभी युद्ध ना करने की कसम खा ली और उन्होंने बौद्ध धर्म को, जो शांति का प्रतीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी सारी धन दौलत जनता की सुख और शांति के लिए खर्च कर दी। बताते उस समय कि अशोक ने जगह जगह धर्मशाला बनवाई, रागी राय उसमें रुके, जगह जगह पेड़ लगवाए जिससे जनता आम जनता को परेशानी ना हो, औषधालय खुलवाई, बीमार हो उसका इलाज हो। तो हम कह सकते हैं बच्चों शिक्षा के लिए व्यवस्था करवाई और जो गरीब लोग हैं उनके काफ़ी धन खर्च किया। तो इस प्रकार अशोक ने अपना सारा जीवन, जो एक क्रूर शासक था, एक घटना यानी कलिंग के युद्ध ने उसके जीवन को बदल दिया और अशोक एक शांतिप्रिय राजा बन गया। कहते हैं बच्चों कि बौद्ध धर्म में सुधार के लिए जो संगतियाँ होती थी, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन, तो दूसरी बौद्ध संगति का हुई थी वो अशोक के शासनकाल में ही हुई थी, बौद्ध धर्म में सुधार के लिए। बच्चों अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को इस तरह प्रभावित हुआ कि अपने बच्चों को, अपने महेंद्र वर्मन वसुधा उसकी पुत्री का नाम था, सुमित्रा पुत्री का नाम था, पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, घाना, चीन आसपास के क्षेत्रों में भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार काफ़ी किया और पूरी जनता को संदेश दिया, एक शांति का संदेश दिया और अपनी सारी सुख संपत्ति मर्यादा सब उसने छोड़कर केवल जनता की भलाई के लिए कार्य किया। ऐसे शासक को इतिहास में हम एक अशोक महान के नाम से जानते हैं। बच्चों हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अशोक किस प्रकार अशोक का दिल कलिंग युद्ध के बाद बदल गया। बच्चों ये नहीं, इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, साथ साथ उसने एक अपना धर्म भी चलाया था। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार शुरुआत जिस एक खतरनाक तरीके से अशोक ने की और अंत उसका बिल्कुल शांति में और जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए, मगध के विकास के लिए पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी बना लिया और किस प्रकार वो आगे बढ़ा। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने अशोक के बारे में यानी मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। आप मेरी बात जरूर ध्यान रखें कि हमारी वीडियो एक बार जो हम टॉपिक बता रहे हैं उस वीडियो को सुनने के बाद उस टॉपिक को किताब से एक बार ज़रूर पढ़ें। आगे अभी हम अशोक के बारे में और बताएंगे। अशोक ने एक धर्म चलाया था, जैसे धम्म कहते हैं, तो आगे वाले वीडियो में बताएंगे और किस प्रकार अशोक ने अपने शासन स्थापित किया उसके बारे में बताएंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ बच्चों, हमारी वीडियो को सुनने के बाद आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे
और किताब में एक बार उनको जरूर पढ़ें, जिससे कि आपकी और अच्छी स्थिति हो जाए। इतिहास में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अब हम अगले वीडियो में अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। तब के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।